उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट दो तरीके का होगा। वन इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट, ऑल्सो नोन एज डॉट प्रोडक्ट, और दूसरे तरीके का जो प्रोडक्ट है दैट इज नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट, या फिर इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे ले रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट। तो ऐसे यहाँ पे नाम स्केलर है, तो नाम स्केलर का मतलब यहाँ पर ये हुआ, स्केलर नाम इसलिए यहाँ पर रखा गया है क्योंकि ये दो वेक्टर्स का कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जिसका रिजल्ट एक स्केलर क्वांटिटी आता है। तो दो वेक्टर्स का एक ऐसा मल्टीप्लिकेशन, एक ऐसा प्रोडक्ट, उसका रिजल्ट एक स्केलर क्वांटिटी रहता है। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी, अगर दो वेक्टर्स ए एंड बी हैं तो उसका डॉट प्रोडक्ट जो है वो इस तरह से मैथमेटिकली डिफाइन होता है। ए और बीच में डॉट प्रोडक्ट को दिखाने के लिए एक डॉट यूज करते हैं, तो ये एक डॉट आ रहा है यहाँ पर, इसीलिए इसका नाम डॉट प्रोडक्ट भी है, क्योंकि दो वेक्टर्स के बीच में ये डॉट सिंबल यूज करते हैं। तो ए डॉट बी, इस तरीके से इसको रीड किया जाता है, ए डॉट बी, दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए multiplied by magnitude of b into cos theta, and obviously this theta is angle between the two vectors a and b। अब आप देख रहे हो कि मॉड a और मॉड b ये तो पॉजिटिव होंगे, लेकिन cos थीटा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो एंगल अगर 90 डिग्री से कम है तो cos थीटा पॉजिटिव होगा, और a डॉट b यहाँ पर पॉजिटिव आंसर आएगा a डॉट b का। अगर थीटा 90 डिग्री से बड़ा है उस केस में a डॉट b नेगेटिव आएगा, क्योंकि cos 90 डिग्री से अगर बड़ा हो जाता है तो उस केस में cos इज नेगेटिव, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। और एग्जैक्टली अगर थीटा 90 डिग्री के इक्वल हो जाए तो उस केस में a डॉट b विल बी 0। तो आगे चल के हम देखेंगे कि ये जो कंडीशन है a डॉट b 0 होना थीटा 90 डिग्री के लिए, दिस इज वेरी यूजफुल कंडीशन। कभी आगे चल के हमें ये प्रूफ करना हुआ कि दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हैं तो ये प्रूफ करने के लिए हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 है। तो अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो देन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, एंगल इज 90 डिग्री। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे ले रहे हैं डॉट प्रोडक्ट की। तो जैसे आप a डॉट b लिखो या b डॉट a लिखो, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। a डॉट b भी a b cos थीटा हो जाएगा, ये भी a b cos थीटा हो जाएगा, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस b पहले आ गया, a बाद में आ गया, तो इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस, इट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव। a डॉट a, तो ऑब्वियस है कि अगर दोनों a हैं तो दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। तो फिर उस केस में जब मैं इसको लिखूंगा तो इसको लिखना पड़ेगा मॉड ए कॉस 0 इज 1, तो मॉड ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर। अगर ए का मैं डॉट ले रहा हूँ विद रिजल्टेंट ऑफ बी एंड सी, बी प्लस सी है यहाँ पर, तो ए डॉट बी प्लस सी, तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए का बी के साथ मल्टीप्लीकेशन, लेकिन किस तरीके का मल्टीप्लीकेशन है, डॉट, तो ए डॉट बी, फिर प्लस आ जाएगा यहाँ पे, फिर ए डॉट सी। तो मैं एक तरीके से यहाँ पे इसको डिस्ट्रीब्यूट करके ऐसे लिख सकता हूँ। अगर आई कैप जे कैप वगैरह की अगर बात हो रही है, आई कैप जे कैप ये क्या होते हैं, तो दिस आर दी यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो आई कैप डॉट आई कैप, तो ऑब्वियस है कि आई कैप और आई कैप के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा और इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो एक तरीके से 1 इंटू 1, तो यहाँ पे अल्टीमेटली 1 आ जाएगा। इस तरीके से जे कैप डॉट जे कैप करेंगे वो भी 1 होगा, के कैप डॉट के कैप करेंगे इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। लेकिन अगर मैं आई कैप डॉट जे कैप करूँ, जे कैप डॉट के कैप करूँ या के कैप डॉट आई कैप करूँ, तो क्योंकि ये वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं आपस में, ऑब्वियसली कि ये एक्स एक्सिस का डायरेक्शन है, ये वाई एक्सिस का डायरेक्शन है, और दोनों डायरेक्शन ऑब्वियसली एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो इस वजह से यहाँ पे इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 हो जाएगा। अगर मैं इसमें यहाँ पर डॉट के जो भी रूल्स उनको अप्लाई करूँ तो इसको फर्दर यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है वो देख सकते हैं। तो आप इसमें टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ से आप ए उठाओ, इस ए को इस ए के साथ मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने मतलब डॉट लेना हो जाएगा, तो ए डॉट ए, फिर ए का ये जो ए है इसका इस बी के साथ कर लो, तो ए डॉट बी, टर्म बाय टर्म एक एक टर्म को लेकर के मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, बी को उठा लो यहाँ से, तो बी डॉट ए, और नेक्स्ट टर्म हो जाएगा बी डॉट बी। अब ये जो a डॉट ए है, ये जो b डॉट बी है, इन सभी को मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो ये मॉड ए स्क्वायर हो गया, b डॉट बी जो है वो मॉड बी स्क्वायर हो गया, और a डॉट बी b डॉट ए दोनों बराबर होते हैं, तो इट कैन बी रिटन एज ट्वाइस a डॉट बी। और एक तरीके से ये जो क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी को आप ये भी लिख सकते हो, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज मॉड ऑफ a प्लस बी स्क्वायर। जैसे a डॉट ए को मॉड ए स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ए की जगह पे यहाँ पे क्या आ गया, ए प्लस बी आ गया, तो इट इज मॉड ऑफ ए प्लस बी स्क्वायर। बेसिकली जो रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है वो रिजल्ट जाना पहचाना रिजल्ट है, इसमें कुछ अलग नहीं है। जैसे ए और बी का रिजल्टेंट लिया, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किया,
तो ऑलरेडी हमने पहले भी देखा हुआ है कि अगर आर रिजल्टेंट लिखते हैं और उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो मैग्नीट्यूड हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो वही चीज़ आप देखोगे यहाँ पर भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी का मतलब क्या हो जाएगा 2ab cos थीटा। तो a प्लस बी मतलब a और b का रिजल्टेंट मॉड लगा दिया तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बिल्कुल वैसे रिजल्ट है। इस तरीके से अगर a माइनस बी डॉट a माइनस बी हो तो यू कैन सी कि यहाँ पे फाइनली क्या आ सकता है इसमें। तो माइनस बी मल्टीप्लाई होंगे तो वही मॉड बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप मल्टीप्लाई करके देख लो मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर, लेकिन ये हो जाएगा माइनस ट्वाइस ए डॉट बी। ये ध्यान रखेंगे ये सिंपल ए और बी का मल्टीप्लिकेशन नहीं है, यहाँ पर ए डॉट बी है, इट इज ए बी कॉस थीटा है ये। इसको आप ये लिख सकते हो मॉड ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वायर। इस तरीके से लास्ट ये नेक्स्ट ये है ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी। तो टर्म बाई टर्म मल्टीप्लाई करो तो ए डॉट ए करेंगे तो मॉड ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस मॉड बी स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन एक बार आप देखोगे ए डॉट बी माइनस बी आएगा माइनस ए डॉट बी, और इन दोनों का अगर आप करते हो तो प्लस बी डॉट ए। तो ए डॉट बी और बी डॉट ए ये प्लस माइनस की वजह से कैंसिल हो जाएंगे। जो बचेगा वो यहाँ पर मॉड ए स्क्वायर माइनस मॉड बी स्क्वायर। तो ऐसा लग रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जैसा फॉर्मूला हो गया ये। अगर तीन वेक्टर्स इस तरीके से दिए हैं तो बिल्कुल ऐसे ही टर्म बाय टर्म मल्टीप्लिकेशन करते चले जाएंगे जैसे हमने यहाँ पर इसमें किया है। तो यहाँ पर क्या रिजल्ट मिलेगा मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस कॉमन आ जाएगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। तो ये रिजल्ट यहाँ पर इसमें देखने को मिलेगा। अब अगर यहाँ पर सपोज ए और बी मुझे अगर कंपोनेंट फॉर्म में अगर दिए गए हैं, सपोज ए मेरे को दिया गया ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, अगर बी मेरे को दिया जा रहा है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, और मुझे इनका डॉट अगर कैलकुलेट करना है तो दो वेक्टर्स कंपोनेंट फॉर्म में दिए गए हैं और उनका डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है मुझे, तो बहुत ईजिली इसको किया जा सकता है। जैसे अब टर्म बाय टर्म आप यहाँ पर इनका डॉट निकालते जाओ। जैसे मैं यहाँ पे लिखता चला जाता हूँ क्लैरिटी के लिए, तो ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये तो ए की जगह हो गया, और बी की जगह पे हो जाएगा बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। आप यहाँ से ए एक्स आई कैप को उठा लो, तो एक्स आई कैप को यहाँ से उठाओ और यहाँ से बी एक्स आई कैप को उठाओ, दोनों के बीच में डॉट, तो ए एक्स इंटू बी एक्स हो जाएगा और आई कैप डॉट आई कैप आ जाएगा। इसी तरीके से ए एक्स आई कैप को उठाओ और इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो बी वाई जे कैप, तो ए एक्स बी वाई हो जाएगा और आई कैप डॉट जे कैप हो जाएगा। तो ये आपको दिख जाना चाहिए कि आई कैप डॉट आई कैप ये तो 1 होगा, इस तरीके से आई कैप डॉट जे कैप 0 हो जाएगा। अब एक्स जो यहाँ पे ये एक्स आई कैप है इसको उठा करके अगर आप इस बी जेड के कैप से करोगे तब भी 0 हो जाएगा क्योंकि आई कैप डॉट के कैप होगा। जब आप यहाँ से ए वाई को पिक करोगे तो ए वाई और इसका इन दोनों का 0 होगा क्योंकि जे कैप डॉट आई कैप हो जाएगा, लेकिन इसका और इसका 0 नहीं होगा। तो अब मैं आगे के टर्म्स नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली कौन कौन से टर्म्स बचेंगे, तो जैसे एक्स और बी एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तब एक्स बी एक्स आ जाएगा, ए वाई और बी वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तब ए वाई बी वाई आ जाएगा, और ए जेड और बी जेड को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए जेड बी जेड आ जाएगा। तो एक तरीके से जो कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स हैं, बस एक्स एक्स वाले आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वाई वाई वाले आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जेड जेड वाले आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। बाकी के जो मल्टीप्लिकेशन है ए एक्स और बी वाई, ए एक्स और बी जेड, इस तरीके के जो मल्टीप्लिकेशन है वो 0 हो जा रहे हैं, वो नहीं आ रहे हैं। तो सिर्फ 3 टर्म्स इस तरीके के बनेंगे। जैसे समझने के हिसाब से अगर मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लूँ कि ए ये दिया हुआ है और बी यहाँ पर ये दिया हुआ है, मुझे ए डॉट बी निकालना है, तो इसमें x कंपोनेंट 1 है, इसमें x कंपोनेंट 2 है, तो 1 इंटू 2, इसमें फिर उसके बाद में y कंपोनेंट यहाँ पे -2 है, यहाँ पे y कंपोनेंट 1 है, यहाँ पे z कंपोनेंट है नहीं 0 है, यहाँ पे z कंपोनेंट -1 है, तो z कंपोनेंट यहाँ पे -1 है। तो इसका अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 2 और यहाँ पर ये -2, तो कॉन्सिडेंस ऐसा हो रहा है कि ये 0 हो गया। अगर 0 हो गया तो हमें ये भी पता चल गया कि जो दो वेक्टर्स दिए गए थे दिस टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इस तरीके से ए डॉट भी निकाला जा सकता है। अब ये जो डॉट प्रोडक्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं इसके क्या एप्लीकेशंस हैं, तो एप्लीकेशंस तो वैसे पूरे फिजिक्स में बहुत जगह एप्लीकेशंस इनके आएंगे, लेकिन जस्ट टू बिगिन विथ
थोड़े बहुत एप्लीकेशंस हम यहाँ पर इस चैप्टर में यहाँ पर देख रहे हैं मैथमेटिकल टूल्स में। तो कुछ एक एप्लीकेशंस वी आर गोइंग टू सी। जैसे फर्स्ट एप्लीकेशन में यहाँ पर ले रहा हूँ, टू फाइंड एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स के बीच में एंगल पता करने के लिए हम डॉट प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं। जैसे ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, तो यहाँ से आप ये लिख सकते हो कि कॉस थीटा जो होगा, यहाँ से कॉस थीटा लिख सकते हो, कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, ए डॉट बी, और ए बी नीचे आ जाएगा तो ए डॉट बी डिवाइड बाई ए बी। तो इस एक्सप्रेशन का यूज करके वी कैन फाइंड कॉस थीटा, और कॉस थीटा से फिर थीटा फाइंड आउट किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन हम देखें तो इसमें मेरे को ए और बी के बीच में एंगल चाहिए। तो सबसे पहले आपको ए डॉट बी कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो ए डॉट बी और नीचे दोनों का मॉड आ जाएगा। ए डॉट बी कितना आएगा, तो आई कैप के साथ 1 है, यहाँ पे आई कैप के साथ √3 है, तो √3 आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद। यहाँ पे √3 है और यहाँ पर 1 है, तो अगेन √3 हो जाएगा। व्हाट आर दी मैग्नीट्यूड्स, तो इसका जब मैग्नीट्यूड निकालोगे आप, तो जब ए निकालोगे यहाँ पे तो √1 का स्क्वायर 1 रह जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो 4 हो गया, 4 का मतलब 2 हो जाएगा, तो दिस इज 2। इस तरीके से इसमें भी अगर आप निकालोगे तो √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, तो ऊपर आ जाएगा 2√3, नीचे आ जाएगा 4, और ये √3/2 आ गया। √3/2 आने का मतलब यहाँ पर ये निकला कि जो थीटा है वो थीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो ए और बी के बीच में एंगल 30 डिग्री आ गया। कई बार हो सकता है कि ये इतना इजीली नहीं आए, कुछ और वैल्यू आ जाए, √3/4 आ गया, कुछ भी आ गया इस तरीके का जिसका हमें एंगल नहीं पता होता। जनरली हमें स्टैंडर्ड जो एंगल होते हैं उन्हीं का एंगल पता होता है। तो आप इसको ऐसे भी लिख के छोड़ सकते हो, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2। ऐसा लिखने का मतलब यहाँ पर ये होता है कि एक ऐसा एंगल थीटा है जिसका कॉस थीटा √3/2 है। तो ये इसका मीनिंग हुआ। ये कोई पावर -1 नहीं है, जस्ट लिखने का तरीका है। इसको हम रीड करते हैं कॉस इनवर्स, ऐसे बोलते हैं इसको, तो कॉस इनवर्स √3/2। इसका मतलब ये हुआ कि ये थीटा एक ऐसा एंगल है जिसका कॉस √3/2 के बराबर है। कई बार हम और डिफरेंट तरीके लगा करके भी एंगल निकाल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि दिस इज द ओनली वे थ्रू विच वी कैन फाइंड द एंगल। वी कैन यूज अदर मेथड्स ऑल्सो, लाइक वी कैन प्लॉट दिस टू। तो इन दोनों को अगर मैं प्लॉट करूं, सपोज दिस आर माई एक्सिस, सपोज ये एक्सिस है, थोड़ा इसको सही कर लेते हैं एक्सिस को। तो सपोज दिस आर दी एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया यहाँ पर ये, और मैं ए वेक्टर को यहाँ प्लॉट करता हूँ। तो ए वेक्टर एक्स के अलोंग 1, वाई के अलोंग √3, तो एक्स के अलोंग 1 चलना पड़ेगा, एक्स के अलोंग वी हैव टू मूव बाय डिस्टेंस 1, सपोज ये 1, और y के अलोंग वी आर मूविंग √3। ठीक है, कुछ इतना मूव किया, थोड़ा और बेटर करते हैं डायग्राम को। सपोज x के अलोंग 1 और y के अलोंग यहाँ पे ये हो गया √3। तो ऐसा करके हमें ये वेक्टर मिल जाएगा विच इज और a वेक्टर। तो ये हो गया आपका √3 और ये हो गया 1। अब आप देख सकते हो साफ साफ कि इस ट्राइंगल के अंदर ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, दिस एंगल इज 60 डिग्री। अब मैं प्लॉट करता हूँ यहाँ पर b को, तो b में x के अलोंग √3 है और y के अलोंग 1 है, तो x के अलोंग √3 चलते हैं, तो 1 से ज़्यादा चलना पड़ेगा इसका मतलब, तो थोड़ा आगे पहुँच जाएंगे यहाँ पर इसमें, और फिर उसके बाद यहाँ थोड़ा कम चलना पड़ेगा। तो डेलिबरेटली मैं डायग्राम ऐसा बना रहा हूँ जिससे कि डायग्राम हमारा ठीक ठाक सा बन जाए। कुछ वैल्यूज में इस तरीके से ले रहा हूँ, यहाँ पे जो एक्चुअल वैल्यूज हैं कुछ उसी के हिसाब से ले रहा हूँ। ये √3 और यहाँ पे इसको कम दिखाया गया, दिस इज 1, ऑब्वियसली कि 1/√3, और ये एंगल कितना हो जाएगा फिर 30 डिग्री इस ट्राइंगल के अंदर। अब आप देख सकते हो कि ये एंगल 30 डिग्री है और ये पूरा एंगल 60 डिग्री है। तो अब ये एक ये वाला वेक्टर है और एक ये वाला वेक्टर है, दिस वेक्टर इज आवर ए वेक्टर और ये वेक्टर है बी। तो ऑब्वियस सा दिख रहा है कि ये जो एंगल है यही हमें चाहिए यहाँ पर, और ये जो एंगल है ये एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पर 30 डिग्री के इक्वल। तो इस तरीके से भी कैलकुलेट किया जा सकता है, लेकिन हमेशा इस तरीके से डायग्राम बना पाना, क्योंकि हमें डेटा कुछ ऐसा दिया गया था कि एंगल 60 30 ऐसे आ गए, तो डेटा वाइज प्रॉब्लम आसान था, इसलिए आसानी से हम इसको प्लॉट कर पाए और एंगल निकाल पाए। तो रैंडम वेक्टर्स अगर आ जाते हैं और अगर हम डायग्राम प्लॉट नहीं कर पाते हैं तो बेटर मेथड ये होगा कि हम कॉस थीटा का यूज कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि a इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप, यानी कि ये जो वेक्टर है वो एक्स वाई प्लेन में है, इसमें एक्स कंपोनेंट है वाई कंपोनेंट है।
ये वेक्टर है b इज इक्वल टू जे कैप प्लस के कैप, यानी कि इसमें y कंपोनेंट है और z कंपोनेंट है, इसका मतलब ये yz प्लेन में है। तो ये वेक्टर्स, जो दोनों वेक्टर्स हैं, दो डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स में है यहाँ पर, और अब के बार थोड़ा 3 डायमेंशनल हो जाएगा, x भी है, y भी है, z भी है। तो बेटर है कि हम यहाँ पर डायरेक्टली इसको इसी से कर लें। cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी डिवाइड बाय मॉड a मॉड b। ये डॉट भी निकालो, तो आई कैप यहाँ पर है लेकिन उधर कोई आई कैप नहीं है, तो आई कैप का कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा। जे कैप 1 है, इधर भी जे कैप 1 है, तो जे कैप की वजह से 1 हो जाएगा। के कैप यहाँ पे 0 है, के कैप यहाँ 1 है, तो इसका भी कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो 1 प्लस 1 रूट 2। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 प्लस 1 रूट 2। तो ऊपर 1 है जस्ट, और रूट टू ये हो जाएगा 2। तो इससे थीटा आप निकालोगे तो थीटा इज 60 डिग्री। तो बहुत आसानी से हम यहाँ पर इसका यूज करके ये एंगल बता पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज ए वेक्टर दिया हुआ है i कैप माइनस m j कैप एंड b वेक्टर इज गिवन इज 3 i कैप प्लस j कैप, देन फाइंड m। ये जो m यहाँ पर नजर आ रहा है, ये m कैलकुलेट करना है, और कंडीशन क्या दी हुई है कि वेक्टर्स a एंड b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो जैसे हमने थ्योरी में देखा अभी कि a, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर 0 हो जाना चाहिए। तो आप इनका डॉट प्रोडक्ट ले लो, यहाँ पे आई कैप के साथ 1 है, यहाँ पे आई कैप के साथ में 3 है, तो 3 आ जाएगा 1 इंटू 3। यहाँ पे माइनस m है और यहाँ पे प्लस 1 है, तो मल्टीप्लाई करके माइनस m हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लो, m की जो वैल्यू है वो 3 के बराबर होनी चाहिए, तब जाके ये दोनों वेक्टर्स जो हैं वो परपेंडिकुलर हो पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन में ले रहा हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज टू फाइंड वर्क डन बाय अ फोर्स। तो वैसे तो फिजिक्स में एक चैप्टर भी आएगा, वर्क पावर एनर्जी, और उसमें हम डिटेल में वर्क और उससे रिलेटेड चीज़ों को देखेंगे, लेकिन यहाँ पे जस्ट हम एप्लीकेशंस देख रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। तो वन ऑफ द एप्लीकेशन इन फिजिक्स इज टू फाइंड वर्क डन बाय अ फोर्स। तो सपोज एक फोर्स एफ है, और वो फोर्स जो भी बॉडी या पार्टिकल है उसमें एस के बराबर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करता है। तो फोर्स एफ हो गया और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर एस के बराबर हो गया, तो जो वर्क डन है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो एफ डॉट एस, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, उससे वर्क डन आ जाएगा। समझने के लिए एक क्वेश्चन यहाँ पे ले रहे हैं। सपोज फोर्स जो है वो 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप है, पार्टिकल को डिस्प्लेस किया गया फ्रॉम 1,2 टू 3,5। तो सपोज जो हमारा पार्टिकल है वो किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डिस्प्लेस हो रहा है, तो किस पॉइंट से किस पॉइंट तक, सपोज मैं मान लेता हूँ ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, और ए पॉइंट है आपका लेट्स से 1,2 और जो बी पॉइंट है वो 3,5। तो ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, फ्रॉम ए टू बी पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड। तो मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल लूँ, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर एक तरीके से ए बी वेक्टर हो जाएगा, ए से बी तक जा रहा है हमारा वेक्टर। और जब भी हमें ये वेक्टर निकालने हो तो हम क्या कर सकते हैं इसमें कि बी का पोजीशन वेक्टर यहाँ पे लिखें और उसमें से माइनस कर दें ए का पोजीशन वेक्टर। तो जो पॉइंट बी है उसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप। जो पॉइंट ए है उसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस 2 जे कैप। तो हेड में से टेल का पोजीशन वेक्टर माइनस कर देंगे, तो 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप। तो ये हो जाएगा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। तो कॉन्सिडेंटली यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही आ गया, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। अब इनका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो एफ डॉट एस, ये वर्क डन हो जाएगा। तो 2 यहाँ पर है और फोर्स में भी 2 है, 2 इंटू 2 4, 3 यहाँ पर है और यहाँ पर भी 3 है, तो 3 इंटू 3 इज 9, तो टोटल वर्क डन हो जाएगा 13। वर्क डन की यूनिट, सपोज मैं सब कुछ ऐसा यूनिट्स में कर रहा हूँ, तो वर्क डन की जो यूनिट आएगी वो जूल में आ जाएगी। तो वर्क डन इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज 13 जूल। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं यहाँ पे कंपोनेंट प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर। कंपोनेंट को प्रोजेक्शन भी बोलते हैं, तो कंपोनेंट और प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग अनदर वेक्टर। तो डॉट प्रोडक्ट का भी हम इसमें यूज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर इस तरह के कंपोनेंट्स निकालने में। सपोज वी हैव टू वेक्टर, सपोज एक वेक्टर है, सपोज दिस इज वेक्टर बी, और सपोज एक वेक्टर है वेक्टर ए। सो वी हैव टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड लेट्स से इट इज वेक्टर बी, और मुझे ए का कंपोनेंट निकालना है बी के अलोंग, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। तो अगर हम कंपोनेंट जहां पे हमने पढ़ा था अगर हम उसको देखें समझें, तो एक बार जस्ट उसको मैं यहीं पे रिवाइज कर लेता हूँ। सपोज ये कोऑर्डिनेट एक्सिस, हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट्स पढ़े थे,
और ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है। सपोज कोई भी यहाँ पर ये वेक्टर मुझे r दिया गया है, लेट्स से दिस इज एनी वेक्टर r, और मुझे कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग यहाँ पर कंपोनेंट्स करने हैं। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग मुझे अगर कंपोनेंट्स करने हैं तो मैं ऐसा करता हूँ कि मुझे यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है, तो मैं एक्स एक्सिस के अलोंग कितना चलूँगा और वाई एक्सिस के अलोंग कितना चलूँगा। तो कंपोनेंट्स हम इस तरीके से इसके कर लिया करते हैं कि दिस इज आवर एक्स कंपोनेंट एंड दिस आवर वाई कंपोनेंट। ठीक है, कुछ इस तरीके से। इसको आप समझने के लिए ऐसे बोल सकते हो कि आपने यहाँ पर क्या किया है कि ये जो टिप है, इस टिप से अगर आपको एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट चाहिए तो आप इस टिप से इस एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। तो ये परपेंडिकुलर जो आप यहाँ पे ड्रॉप करोगे तो इतनी लेंथ जो मिलेगी वो एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट हो जाएगा। इसके टिप से आप वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो तो आपको ये जो लेंथ मिलेगी, जो ये वाली लेंथ है, ये वाई एक्सिस पे कंपोनेंट हो जाएगा। तो मेरे को यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है और मेरे को चलना है बी के अलोंग और फिर मेरे को चलना है बी के परपेंडिकुलर। तो साफ साफ दिख रहा है कि दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, इस तरीके से कंपोनेंट किया जा सकता है। तो कंपोनेंट किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि वो किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग हो। यहाँ पर हम ए का कंपोनेंट चाहते हैं लेकिन वो हम चाहते हैं बी के अलोंग। तो कंपोनेंट वी कैन डू लाइक दिस, इस तरीके से यहाँ पे कंपोनेंट इसका किया जा सकता है। तो दिस आर द टू कंपोनेंट्स। एक का कंपोनेंट जो है वो बी के अलोंग है और दूसरा जो कंपोनेंट है वो बी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। सपोज अगर ये एंगल थीटा है तो आप यहाँ पर cos थीटा का यूज करके लिख सकते हो कि ये जो लेंथ यहाँ बन रही है, जो कि ए का कंपोनेंट है बी के अलोंग, ये लेंथ यहाँ पे कितनी हो जाएगी, a cos थीटा। तो जो ये लिखा गया है कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा a cos थीटा, वेयर cos थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। अब आप चाहो तो इसी को थोड़ा और रिफाइन कर सकते हो। तो cos थीटा को यू कैन राइट a डॉट बी डिवाइड बाई ए बी। इसमें ये a और ये a कैंसिल हो जाएगा और a डॉट, आप इसको थोड़ा और इस तरह से रिफाइन कर लो, b बाई बी लिख दो। तो b वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड, ये हो जाएगा b कैप, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ b। तो फाइनली हमारा रिजल्ट आ गया a डॉट बी कैप। इस रिजल्ट को हमें बिल्कुल याद रख लेना चाहिए, डायरेक्टली हमें इसको अप्लाई करना आना चाहिए। तो अगर मेरे को a का कंपोनेंट b के अलोंग निकालना है तो ये हो गया a डॉट बी कैप। लेकिन अगर मान लीजिए मुझे इसका उल्टा करना है, जस्ट मुझे ये करना है कि कंपोनेंट ऑफ b अलोंग a निकालना है सपोज, तो जिसके अलोंग निकालना होता है उसके अलोंग यूनिट वेक्टर ले लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा b डॉट ए कैप। तो अगर a के अलोंग निकालना है तो b डॉट ए कैप, अगर मेरे को b के अलोंग निकालना है तो a डॉट बी कैप। इस तरीके से कंपोनेंट निकाले जा सकते हैं। तो कई बार इसको a पैरेलल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। पैरेलल का मतलब है दिस इज द कंपोनेंट ऑफ a पैरेलल टू b, तो इसको a पैरेलल बोल देते हैं। और ये जो कंपोनेंट है, दिस कंपोनेंट इज परपेंडिकुलर। अभी भी हमने दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही कर रखे हैं। तो दिस इज a पैरेलल, दिस इज a परपेंडिकुलर। a परपेंडिकुलर जो है वो a cos थीटा के बराबर, a sin थीटा के बराबर हो जाएगा, साफ साफ दिख रहा है ये। तो दिस इज इक्वल टू a sin थीटा। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि दिस पाइथागोरस का यूज करके a पैरेलल स्क्वायर प्लस a परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो a परपेंडिकुलर निकालने के लिए यू कैन ऑल्सो यूज दिस, a स्क्वायर इज इक्वल टू a पैरेलल का स्क्वायर प्लस a परपेंडिकुलर का स्क्वायर। फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड a परपेंडिकुलर, दिस विल बी अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस a पैरेलल स्क्वायर। तो इस तरीके से कंपोनेंट दोनों डायरेक्शन में कैलकुलेट किए जा सकते हैं, अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर b। तो एक क्वेश्चन लेते हैं। सपोज a दिया हुआ है 3i कैप प्लस 4j कैप, b दिया हुआ है i कैप प्लस j कैप, वी हैव टू फाइंड कंपोनेंट ऑफ a अलोंग b। तो a का b के अलोंग चाहिए, तो इसका आंसर निकालने के लिए हमें करना होगा a डॉट b कैप। तो a तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप, इसका मुझे डॉट लेना है यहाँ पर b कैप। तो b हो गया i कैप प्लस j कैप, कैप करने के लिए इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा, वो होगा √2। तो सिंपली आप इसको देख लो, तो 3i कैप और यहाँ पे i कैप है तो इसका मतलब 3, 4j कैप और यहाँ पर 1j कैप, तो इसका मतलब प्लस 4, ये √2 रहेगा एज इट इज। तो आंसर हो जाएगा 7/√2। अगर मेरे को परपेंडिकुलर निकालना है, सपोज दिस इज a पैरेलल, तो a परपेंडिकुलर निकालना है तो इट इज a स्क्वायर माइनस a पैरेलल स्क्वायर।
अब ए का जो भी यहाँ पे मैग्नीट्यूड है वो कितना है यहाँ पर, तो आप निकालोगे तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करके 5 हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा यहाँ पे, और ए पैरेलल 49/2, तो इट इज 50 माइनस 49/2, दिस इज 1/2, दिस इज 1/2। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए परपेंडिकुलर के लिए।